हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी की शुरुआत में हमें बताया जाता है गॉड ने एक दिन न्यू वर्ल्ड को बनाया और इस सन की वर्ल्ड को इसलिए बनाया ताकि वो अपना टाइम पास कर सके। और गॉड ने इस इसेंट्रिक वर्ल्ड का नाम दिया एबाइस। और धीरे धीरे शुरू हो गया उस वर्ल्ड में गॉड के क्रिएशन का खौफ, स्ट्रगल और वॉर बेफिजूल था। सिर्फ सरवाइव करना ही इम्पोर्टेंट रह गया। सरवाइव करना और स्ट्रगल करना यही वो चीज है जिसे गॉड देखना चाहते थे। लड़ो, मारो और सरवाइव करो। इसके बदले गॉड्स तुम्हें रिवॉर्ड देंगे क्योंकि गॉड इसे एंजॉय करते हैं और ये उनके लिए सबसे इंटरेस्टिंग एंटरटेनमेंट है। फिर हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे ड्रैगन मरे होते हैं और एक बड़ा सा ड्रैगन दिखाया जाता है जिसके नीचे एक पर्सन घुटने के बल होता है। फिर ड्रैगन अपने पंजे से उस पर्सन के ऊपर अटैक कर देता है, जिस अटैक से वो खून खांसने लगता है। फिर ड्रैगन अपने पंजे को उठाता है और वो पर्सन हंसने लगता है। फिर वो पर्सन कहता है, डंप कहीं के, वैसे भी तुम सभी खत्म हो ही गए हो। उसके बाद ड्रैगन अपने मुंह में एक अटैक को चार्ज करने लगता है और वो पर्सन मन ही मन सोचता है कि अगर इसके जगह वो लोग होते तो वो लोग इसे पूरा कर लेते। फिर हमें एक पर्सन के हाथ को दिखाया जाता है जिसमें एक फॉर्मेशन बना होता है और वो धीरे धीरे करके डिसअपेयर होने लगता है। फिर वो पर्सन कहते हैं कि जो लास्ट डेथ स्क्वाड था वो भी अब खत्म हो गया। फिर वो कहते हैं कि अब बस हम 4 लोग ही बचे हैं और हम ह्यूमैनिटी के आखिरी सर्वाइवर्स हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ये लेडी फाइनल डेथ स्क्वाड की लीडर है और इसका नाम एरिस है, जिसे मोनार्च ऑफ वैल्कैरी के नाम से जाना जाता है। फिर हमें डेथ स्क्वाड के सेकेंड मेंबर को दिखाया जाता है जो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल मैजिशियन है, लेकिन हम इसे कैल बुलाएंगे। फिर हमें तीसरे मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम कैंग ताई होता है और ये वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है। फिर वो लोग किसी पर्सन को देख रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है केवल वही है जो ह्यूमैनिटी को बचा सकता है और ये होता है फोर्थ मेंबर और वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर कैंग हांसू। फिर हमें एक मैजिकल आर्टिफैक्ट के बारे में बताया जाता है एर्कनियाल, जिसमें टाइम स्पेस क्रिस्टल होता है जो एक ग्रेट ऑर्ब के पास होता है और इसके पास एक मिस्टीरियस पावर है जो किसी को भी पास्ट में वापस भेज सकती है। और ये ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है जो लोग 50 साल पहले एबाइस में आए और मारे गए। फिर कैंग ताई कहता है इसमें से केवल एक पर्सन ही वापस जा सकता है। फिर कैंग ताई बोलता है इसमें सोचने वाली क्या बात है, ये पहले से क्लियर नहीं है कि कौन जाएगा। जो यहाँ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मास्टर है और तुम जानते हो कि वो कौन है। और वो ये सब बोल के अपनी बात कर रहा होता है। फिर केल कहता है एक सेकंड के लिए तुम्हारी बातें सुनकर लगा था कि तुम कुछ अच्छा बोलने वाले हो, लेकिन तुम्हारी बातों को बोलने के बाद मुझे अपने ऊपर रिग्रेट फील हो रहा है कि मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा था। और कैंग ताई उसकी बातें सुनकर मन ही मन गुस्सा हो रहा होता है। फिर एरिस उन दोनों के पास आते हुए कहते हैं कि बस तुम दोनों का हो गया। फिर वो कहते हैं कि अब जब गोल्डन ड्रैगन को मारने वाले वैल्कैरीज खत्म हो गए हैं और ये समय की बात है जब तक ये यहाँ नहीं है, जब तक ये यहाँ है। और फिर वो कैंग हांसू के पास आके कहती है हम सभी लोग जाना चाहते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता। फिर वो कहती है जो पर्सन को टाइम में वापस जाना चाहिए वो कोई और नहीं बल्कि कैंग हांसू है। तुम ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद हो। फिर हांसू अपने हाथ को देखता है और पुरानी बातों को याद करने लगता है और वो कहता है कि मैं कितने लंबे समय से लड़ता आ रहा हूँ, पता नहीं कितने साल बीत गए होंगे कि मुझे एक पल की शांति मिली हो। मैंने लड़ाई की और फिर से लड़ाई की और मैं लड़ता रहा और अभी भी मैं आराम नहीं कर सकता। फिर एरिस कहती है ऐसी बातें करना बंद करो, तुम ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद हो और अब ये तुम्हारे हाथों में है, तो हमारे लिए इतना जल्दी गिव अप मत करो। फिर हांसू गौर से अपने टीम मेंबर को देख रहा होता है और उसके सामने कैंग ताई और कैल खड़ा होता है। फिर कैल कहता है एरिस सही बोल रही है, ये फैक्ट है कि तुमने हमसे 20 साल बाद शुरू किया था, इसके बावजूद भी तुम इतना स्ट्रॉन्ग हो, तो ये इस बात का प्रूफ है तुमने सिर्फ 5 साल में अपने एबिलिटी को बहुत आगे बढ़ा लिया है। चीजें इस तरीके से ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती। फिर कैंग ताई कहता है हाँ तुमने सही कहा, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारे स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारे बदले वापस जा सकता हूँ। मैं वापस जाके बहुत सारे आइटम को ले सकता हूँ। और कैंग ताई की ऐसी बातें सुनकर तो एरिस को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर एरिस उसके तरफ घूर के देखती
जाती है। फिर कैंग ताई कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुमसे बेहतर कौन ही होगा जो टाइम में वापस जाए। उनकी ऐसी हरकतों को देखकर हांसू इस्माइल करता है। फिर वो खड़े होता है और उसके बाद उस मैजिकल आर्टिफैक्ट के पास चले जाता है और वो गौर से उस मैजिकल आर्टिफैक्ट को देख रहा होता है। तभी अचानक अर्थक्वेक आ जाता है और ये किसी बड़े बीस्ट के आने की वजह से होता है। उस अर्थक्वेक के वजह से ऊपर की तरफ एक क्रैक हो जाता है और उसी क्रैक से कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट और उनकी टीम को देख रहा होता है और ये होता है एक खतरनाक गोल्डन ड्रैगन जो उस क्रैक से हमारे एमसी के टीम को देख रहा होता है। उसके बाद वो गोल्डन ड्रैगन अपने मुंह में एक खतरनाक अटैक को चार्ज करता है। कैल कहता है किसी को डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, हमें इसे रोकना होगा। फिर वो अपने बुक को निकाल के इस स्पेल को पढ़ने लगता है और उनके ऊपर एक बड़ा सा प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल आ जाता है। फिर कैल कहता है एरिस, कैंग ताई, हमें जगह बदलने की जरूरत है और जब तक मैं हांसो को वापस भेजने की तैयारी ना कर लूं तब तक तुम लोग इसे रोक के रखना। फिर कैंग ताई कहता है इसे हम पर छोड़ दो। फिर कैंग ताई कहता है कि ये कैसा रहेगा कि मैं अपने स्किल्स को तुम्हें दिखाऊं और एरिस अपनी स्किल को एक्टिवेट कर ली होती है। फिर वो अपने स्पेयर को पकड़ के अटैक करने के लिए चली जाती है और वो अपने स्पेयर को घुमाती है। फिर हमें सामने तरफ कई सारे ड्रैगन को दिखाया जाता है। फिर वो अपने स्पेयर को ग्राउंड पे जोर से पटकती है और उसके स्पेयर से गोल्डन एनर्जी बाहर की तरफ निकल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका स्पेयर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसे देखने से ऐसे लगता है जैसे कि वो कोई डिवाइन वेपन हो। फिर वो कहती है कैंग ताई अब तुम्हारी बारी है। फिर हमें कैंग ताई के स्वॉर्ड को दिखाया जाता है और उसके आसपास फायर होता है। फिर हमें कैंग ताई को दिखाया जाता है, उसका हेयर चेंज हो गया होता है और उसके आसपास भी फायर होता है। फिर वो कहता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कैंग ताई के आसपास फायर ही फायर होता है और वो अपने स्वॉर्ड को जोर से पकड़ता है और सामने की तरफ एक जबरदस्त अटैक करता है और उस अटैक का पावर इतना ज्यादा होता है कि सामने की तरफ जमीन टुकड़ों में बिखर जाती है और कैंग ताई को लग रहा होता है कि ये अटैक ड्रैगन को हिट हुआ होगा। लेकिन जब वो ड्रैगन के दहाड़ की आवाज को सुनता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि ड्रैगन उसके पीछे होता है और वो अपने पंजे से कैंग ताई के ऊपर अटैक कर देता है। जिस अटैक को वो अपने स्वॉर्ड से रोकता तो है लेकिन उसे भी रोकने में काफी ज्यादा मुश्किल होता है। फिर हांसू अपने स्वॉर्ड को पकड़ने वाला ही होता है कि कैल कहता है तुम्हें उधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा मेन वेपन टूट चुका है, तुम्हें अब इस जगह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फिर एरिस कहती है कैल सही बोल रहा है, इस जगह को हमारे ऊपर छोड़ दो और तुम जाओ। कोई अगर तुम्हारे पास आए तो तुम उन्हें अपने से दूर मत करना क्योंकि तुम्हें ऐसे लगता है कि वो तुम्हें परेशान करेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुमसे दोस्ती करना चाहते हो, तुम सभी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हो, तो क्या तुम अपने टीम लीडर की ये आखिरी बात को मानोगे? फिर हांसो कहता है मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर एरिस कहती है ऐसा सिचुएशन आ गया तो भी तुम पहले के जैसे कोशिश करने की बात कर रहे हो। फिर वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि अब मैं बाकी का काम तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ कैल। फिर हमें कैल दिखाया जाता है जो अपने चश्मे को ठीक करते हुए एक सीरियस लुक के साथ कहता है कैंग हांसू मुझे माफ कर देना लेकिन मेरी बातों को तुम्हें ध्यान से सुनने की जरूरत है। जैसा कि एरिस ने कहा बिना रीजन के किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी भी ऐसे कॉकरोच के ऊपर दया दिखाने की जरूरत नहीं है जैसे कि हमने ग्रेट वॉर में दिखाया था, जिसके वजह से हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ा और सिर्फ उन्हीं लोगों को बचाना जो लोग जिंदा रहना डिजर्व करते हैं। इसके अलावा द बर्जक मोनार्च क्लेमेंटाइन, इस बात को मेक श्योर करना कि कम से कम वो बास्टर्ड तुम्हारे हाथों मारा जाए। फिर वो कहता है तुम अच्छे तरीके से समझ गए ना हांसू। फिर हांसू केल के तरफ देखता है और केल हांसू की तरफ देखता है। फिर केल कहता है तो अब तैयार हो जाओ। फिर हमें वो मैजिकल आर्टिफैक्ट दिखाया जाता है जो एक्टिवेट हो जाता है और घूमना चालू करता है और उसके सामने हांसू खड़ा होता है जो उसे गौर से देख रहा होता है और उस आर्टिफैक्ट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी सर्कुलेट होना चालू हो जाता है, जिसे देखकर कैंग ताई एक स्माइल करता है और एरिस उस आर्टिफैक्ट की तरफ देख रही होती है। फिर कैल अपने दोनों हाथों को जोड़कर स्पेल पढ़ना चालू करता है। फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में बड़े बड़े मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है और ये मैजिक सर्कल ड्रैगन से भी बड़ा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मैजिकल आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से
एक्टिवेट हो जाता है और हांसू को पास्ट में वापस भेज देता है जिस समय वो एबाइस में एंटर किया था। फिर हांसू के आसपास के लोग कहते हैं कि हम कहाँ हैं, किसी ने मेरे बच्चे को देखा, ये कौन सी जगह है, ऐसी बातें कर रहे होते हैं। फिर हमें हांसू को दिखाया जाता है जो अपने आप को देख रहा होता है क्योंकि वो 5 साल पहले अपने पास्ट में आ चुका है। फिर हमें सामने का सीन दिखाया जाता है और यहाँ से एबाइस स्टार्ट होगा। फिर वो कहता है तो ये काम कर गया, मैं इस लाइफ में दोबारा फेल नहीं होऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है एक पर्सन कहता है कि मुझे घर वापस जाना है और उसी के बगल में एक लेडी कहती है किसी ने मेरे बच्चे को देखा। फिर हमें एक और जगह दिखाया जाता है जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन के कॉलर को पकड़ के कहता है कि बास्टर्ड कहीं के ये तुम ही थे। फिर दूसरा पर्सन कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो। और वहीं खड़े 2 बच्चे मदर मदर बोल के रो रहे होते हैं, जिसे देखकर हांसू मन ही मन सोचता है कि बेशक ये तो होना ही था क्योंकि ये अचानक अदर वर्ल्ड में आ गए हैं, इसलिए ये कंफ्यूज और गुस्सा दोनों हैं। जिस साल मैं पैदा हुआ था वो साल बहुत स्पेशल था। सबसे पहले तो ये 100 लोग थे, लेकिन ये नंबर तेजी से बढ़ने लगा और इतने सारे लोग गायब होने लगे कि ये कंट्रोल के बाहर हो गया। फिर एक दिन अचानक से जिस साल मैं 20 का हो गया, आसमान में एक क्रैक ओपन हुआ और मैं एक अननोन पावर के हाथों दूसरों की तरह मैं भी गायब हो गया। द अदर वर्ल्ड ये दूसरे डायमेंशन को डिवॉर करता है और ये एबाइस के इम्पैक्ट का मीट पॉइंट है। जो यहाँ पहले आता है वो दूसरों से ज्यादा स्किल्स को सीखता है और ज्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन अजीब दिखने वाले मॉन्स्टर इस जगह को और डरावना बना दिए हैं। ये एक वायलेंस का वर्ल्ड है जहाँ किसी के ऊपर कोई भी नियम लागू नहीं होता। जो लोग एबिस के द्वारा डिवोर कर लिए जाते हैं वो लोग अदर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। फिर जब इस दुनिया से हर कोई इकट्ठा होता है तो तब खुलता है एबिस का डोर और फिर चालू होता है एक ग्रेट वॉर। फिर हांसू हाथ को झटकाते हुए सोचता है कि अभी भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग बनने के लिए 5 साल बाकी है। फिर वो आगे बढ़ता है और अपने हाथ की तरफ देखता है तो मुझे स्किल सीखना पड़ेगा और मेरी जितनी भी पुरानी स्ट्रेंथ थी वो सभी चली गई। फिर वो आसमान की तरफ देखता है और सोचता है कि वैसे भी अभी उसके आने का टाइम आ गया है। फिर आसमान में एक क्रैक ओपन होने लगता है जिसे देखकर वहां खड़े लोग कहते हैं देखो वो क्या है। तो दूसरा पर्सन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आसमान टूट रहा है। फिर उस क्रैक से कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसे भी निकलने में दिक्कत होता है क्योंकि क्रैक छोटा होता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके निकल जाता है और निकलने के बाद वो अपने हॉर्न को पकड़ के औ औ करके बोल रहा होता है, जिसे देख वहां खड़े लोग हैरान हो जाते हैं। फिर जो निकला होता है वो भी थोड़ा सा हैरान होता है। फिर वो थोड़ा सा अजीब शक्ल बनाता है जैसे कि उसे अपने किए कराए पर शर्मिंदा महसूस हो रहा है। फिर वो एक बहुत अजीब सा पोज बना के कहता है कि हेलो, मैं हूँ असिस्टेंट फेरी और यहाँ कौन है जो क्विक प्रोसीडिंग में मदद करेगा। पर इसके साथ फेरी वर्ड मुझे हजम नहीं हो रहा तो मैं इसे असिस्टेंट ही बोलूंगा। फिर वो असिस्टेंट कहता है प्लीज आप सभी मेरी बातों को सुनोगे जो मैं कहने वाला हूँ। फिर हांसू मन ही मन सोच रहा था कि वे फेक बास्टर्ड कहीं के, वो जिस क्विक प्रोसीडिंग की बात कर रहा है उसके अंदर लड़ाई करना और दूसरे लोगों को मारना शामिल है। फिर वो असिस्टेंट कहता है कि सबसे पहले मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ अदर वर्ल्ड पे, तो अब से हर किसी को सरप्राइजिंग अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। फिर वहीं खड़ा एक पर्सन कहता है क्या कहा, अदर वर्ल्ड ये क्या है, बकवास बातें करना बंद करो और मुझे अपने घर भेजो। फिर असिस्टेंट एक स्कैरी फेस बनाते हुए कहता है कि प्लीज मेरे एक्सप्लेनेशन को पहले सुन लो। जिसको ऐसे लुक में देखकर वो पर्सन भी सोचने लगता है अचानक से इसका टोन कैसे चेंज हो गया। फिर असिस्टेंट कहता है कि जो मन चाहे वो करने की आजादी क्या सभी को दिया जाता है, लॉ ऑर्डर मोरल्स एथिक्स, क्या ये वो दुनिया है जिसका आप सपना देखते हो। लेकिन ये वर्ल्ड इन सभी रूल्स से फ्री है और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जितने भी फिजिकल लिमिटेशन हैं जो तुम्हारे वजन को तौलते हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे। तुम लगातार स्ट्रॉन्ग बन सकते हो और ग्रो हो सकते हो,
जैसे कि किसी मूवी में हीरो के पास पावर होती है वैसे तुम्हारे पास होगी। फिर वो कहता है एक चांस, तुम जिन सभी चीजों को सोचते हो उन सब को सच कर सकते हो। क्या ये सुनने में अमेजिंग नहीं लग रहा? फिर वो अपने अंगूठे और अपने मिडल फिंगर को जोड़ के फिर वो कहता है चलो मैं तुम्हें इसका एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ। फिर वो उसी पर्सन के सामने अपने फिंगर को पॉइंट करता है जो थोड़ी देर पहले बहस कर रहा था। फिर वो पर्सन कहता है तुम क्या कर रहे हो? फिर वो असिस्टेंट चुटकी बजाता है और उसका कंधा ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ खड़े लोग इस नजारे को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ। फिर जब उन्हें समझ में आता है तो वो चिल्लाने लगते हैं। फिर वो असिस्टेंट कहता है मुझे माफ कर देना, मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग शोर शराबा करते हैं या मेरे सामने ज्यादा बोलते हैं। लेकिन वहाँ खड़े लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, जिसे देखकर असिस्टेंट फिर से चुटकी बजाते हैं और लोग फिर से ब्लास्ट होने लगते हैं। फिर असिस्टेंट बहुत गुस्से से कहता है कि मैंने तुमसे कहा नहीं था, मुझे शोर शराबा करने वाले लोगों से सख्त नफरत है। आप में से जो लोग भी जिंदा है वो लोग हार्ड वर्क तो करोगे है ना? और उसकी ऐसी हरकतों को देखकर वहाँ खड़े लोग भी शांत हो जाते हैं। फिर वो हंसते हुए कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अब सब लोग शांत हैं, तो मैं अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर वो असिस्टेंट अपने पास से एक स्टोन निकालता और कहता है कि इसे रून कहते हैं और तुम इसे किसी भी जिंदा चीज को मार कर इसे पा सकते हो। इसके जैसे दिखने वाले 8 और रून्स हैं और ये रैंडमली अपेयर होते हैं। ये रून कलरलेस है, लेकिन तुम हार्ड वर्क करते हो और आगे बढ़ते जाते हो तो तुम्हें इससे बेटर रून्स मिल सकते हैं और ये रून तुम्हारे स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। फिर वो कहता है कौन है जो इस रून को लेना चाहता है? फिर एक पर्सन हाथ उठाता है और ये होता है हमारा हांसू। फिर वो आगे बढ़ते हुए मन ही मन सोचता है कि एक रून काफी समय हो गया इसे यूज किए हुए। इसे देखकर वो असिस्टेंट भी थोड़ा हैरान था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि इस रून को लेने के लिए कोई आगे आएगा। फिर वो हांसू के आसपास घूमता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ये एक्साइटमेंट वाला एटीट्यूड पसंद आया, तो अब तुम मुझे अपना हाथ दो। और हांसू के हाथों में रून को दे देता है और वो अब्सॉर्ब होना चालू हो जाता है। फिर वो कहता है क्या ये देखने में कूल नहीं लग रहा? ये रून नेचुरल लॉ को तोड़ता है। साइंटिफिकली कहूँ तो तुम्हारे मसल्स के वजन का लिमिट 117 किलोग्राम था, लेकिन अब ये बढ़ के 122 किलोग्राम हो चुका है। और रून सिर्फ इतना ही नहीं कर सकती, वो आगे बोलने वाला होता है। फिर वो हांसू का रिएक्शन देखता है और वो सोचता है ये वो रिएक्शन नहीं है जो मैं चाहता हूँ। और हांसू भी मन ही मन सोचता है कि ये कितना बोरिंग है, सेम चीज को दोबारा सुनना जिसे मैं ऑलरेडी जानता हूँ। फिर असिस्टेंट मुड़ जाता है और एक अजीब फेस बनाते हुए कहता है वैसे रून्स के अलग अलग इफेक्ट होते हैं और ये डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के हैं और वो कई सारी एबिलिटीज से भरा हुआ है जिसे तुम्हारा साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फिर वो एक क्रीपी स्माइल के साथ कहता है कि मैं इसे फिर से करना चाहता हूँ, यहाँ कोई है जो इसे ट्राई करे? फिर वो कहता है ठीक है मैं ये सब रोकता हूँ। फिर वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, इस बात को ध्यान रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के पास कितने रून्स है या वो अपनी एबिलिटी को कितना ज्यादा बढ़ाता है, ये कोई बुरी चीज नहीं है और तुम्हें स्ट्रांग बनने के लिए बहुत सारे रून्स को इकट्ठा करने की जरूरत है। फिर वो कहता है खैर अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो। फिर हमें दिखाया जाता है वहीं कुछ लोग मरे पड़े होते हैं जिसके आसपास रून होता है, जिसे देखकर वहाँ खड़े लोग झपट्टा मारते हुए और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए कहते हैं कि ये रून मेरा है और उसे देखकर असिस्टेंट स्माइल कर रहा होता है। फिर एक पर्सन रून को पकड़ने वाला रहता है कि वो वहाँ से चला जाता है और वो रून असिस्टेंट के पास आ जाता है। फिर वो कहता है कि ये देखते हुए कि मैंने उस लड़के को रून दिया था, मुझे लगता है कि तुम लोगों को अब किसी और बात को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, तो मैं ये रून वापस ले लेता हूँ। फिर वो हांसू के पास आते हुए कहता है कि अगर तुम अपने लेफ्ट ईयर को टच करते हो तो तुम देख सकते हो कि तुम्हारे पास कितने रून्स हैं, क्योंकि तुम ह्यूमन को इस तरीके की क्वांटिफाई चीजें पसंद हैं। और वहाँ खड़े दूसरे लोग भी अपने लेफ्ट ईयर को टच करते हैं और उनके सामने उनका स्टेटस
विंडो आ जाता है। फिर हांसो भी टच करता है और उसका भी स्टेटस विंडो आ जाता है। उसके पीछे असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कहता है कि नॉर्मली ह्यूमन का स्ट्रेंथ 10 होता है। फिर हमें हांसो का स्टेटस विंडो दिखाया जाता है। कैंग हांसो स्ट्रेंथ 11, HP 9 और सेंस 8। उसका स्ट्रेंथ इसलिए 11 होता है क्योंकि उसने असिस्टेंट के रून को ऑब्जॉर्व किया था। फिर हांसो मनी मन सोचता है इससे माना और मैजिक दोनों बढ़ता है। फिर असिस्टेंट कहता है कि तुम कहीं से भी रून पा सकते हो जब तक तुम किसी जिंदा चीज को मारते रहोगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चीज का शिकार कर रहे हो। ये आपको शुरू में थोड़ा अनफेयर लगेगा, जैसे उस जगह के जैसे जहां तुम पहले रहते थे, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ ऐसा है जिससे तुम खुश हो जाओगे। जो अपने पास्ट में हुआ है उसे भूल जाओ और इस न्यू लाइफ को एंजॉय करो। जब मैं यहाँ से चले जाऊंगा तो ट्यूटोरियल शुरू हो जाएगा, तो यहाँ हर कोई अपना बेस्ट देना। फिर वहीं खड़ा एक पर्सन कहता है ट्यूटोरियल ये क्या है। फिर इन्हें एक अजीब सा आवाज सुनाई देता है और ये पीछे मुड़ के देखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कई सारे गॉब्लिन्स को जो अपने हाथ में हथियार को पकड़ के खड़े होते हैं और वो पूरी तरीके से लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं, जिसे देखकर वहां खड़े लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर एक पर्सन कहता है क्या यही ट्यूटोरियल है। फिर एक दूसरा पर्सन कहता है देखो पीछे तरफ से कोई आ रहा है और पीछे तरफ एक अजीब एनर्जी रिलीज होते हुए दिखाया जाता है और ये वही उन गॉब्लिन्स का ग्रुप होता है जो पूरे तरीके से तैयार होते हैं अपना शिकार करने के लिए। जहाँ एक तरफ गॉब्लिन है तो वहीं दूसरी तरफ डरे हुए ह्यूमंस हैं और वो गॉब्लिन्स को अपने तरफ आते देख और ज्यादा डरने लगते हैं। फिर एक लड़की हाथ उठाती है और कहती है सभी कोई शांत हो जाओ। फिर वो कहती है कोई भी घबराना मत और आगे मत बढ़ना, सभी लोग धीरे धीरे करके पीछे हटो। फिर उन लोगों के बीच दिखाया जाता है हमारे MC हांसू को जो सिर्फ उन लोगों की बातों को सुन रहा होता है। फिर एक पर्सन धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जा रहा होता है लेकिन वो दूसरे पर्सन से टकरा जाता है। फिर पहला पर्सन कहता है तुम क्या कर रहे हो, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। फिर दूसरा पर्सन सामने की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है, आगे की तरफ कुछ है, किसी तरीके का बैरियर। और अपने सामने वॉल को देखकर उसके साथ उसके आसपास के लोग भी घबरा जाते हैं। फिर वो लोग वॉल को मारने लगते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या ये मजाक है, हम लोगों को बाहर जाने दो। फिर एक पर्सन घबराते हुए कहता है ये क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है वॉल हिलने लगता है, जिसे देखकर एक पर्सन कहता है वॉल क्लोज हो रहे हैं। फिर एक अजीब चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर गॉब्लिन्स का झुंड आ चुका होता है और वो लोग उसके तरफ चिल्लाते हुए आने लगते हैं, जिसे देखकर वही टोपी वाला पर्सन कहता है धत तिरकी, मैं इस तरीके से मरना नहीं चाहता। फिर हमें दिखाया जाता है एक पर्सन उसके बगल से गुजर जाता है, जिसे देखकर वही टोपी वाला पर्सन कहता है ये क्या चल रहा है, क्योंकि वो पर्सन वॉल के पार चले जाता है, जिसे देखकर टोपी वाला पर्सन कहता है वो उस पार कैसे चला गया। फिर वॉल के उस पार वाला पर्सन कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो बस आगे आया और इसके पार चला गया। और वॉल के ऊपर 49 नंबर दिखने लगता है, जिसे देखकर दूसरा पर्सन कहता है वॉल में 49 नंबर शो हो रहा है। फिर वही टोपी वाला पर्सन कहता है मैं भी इसके पार चला गया। फिर वॉल का नंबर 48 हो जाता है। फिर एक पर्सन कहता है उसके जाने से नंबर कम हो गया, इसका मतलब मात्र 50 लोग ही इस जगह को छोड़ सकते हैं। फिर वो लोग बैरियर के उस पार जाने के लिए अफरा तफरी करने लगते हैं, लेकिन हांसू वहीं पर खड़ा होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है कितना ज्यादा पैथेटिक है, हम सभी 100 लोगों को मिलकर एक साथ लड़ना होगा, इसमें हम लोगों को चोटें तो लग सकती है लेकिन कैजुअलिटीज भी कम होगा। जब मैं पिछली बार आया था तो गोब्लिन्स के हाथों 40 लोग मारे गए थे। जो लोग वॉल के उस पार नहीं गए थे उसमें से सिर्फ 10 लोग ही सरवाइव कर पाए, लेकिन इस बार कहानी अलग है। सबसे पहले मुझे ये एरिया जल्दी से क्लियर करके अगली स्टेज पर जाना पड़ेगा। फिर वो अपने हाथों से नाइफ को निकालने लगता है। उसके बाद गॉब्लिन्स को आते हुए दिखाया जाता है। फिर एक गॉब्लिन एक पर्सन के ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो पर्सन कहता है कोई मुझे बचाओ। उसके बाद हमें ब्लड ही ब्लड दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है उस गॉब्लिन को कोई बीच से काट दिया होता है और ये होता है हमारा हांसू। और हांसू के ऊपर एक गॉब्लिन जंप करके अटैक कर देता है, लेकिन हांसू बड़े ही आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उस पर एक स्लैश मारता है, जिससे उस गॉब्लिन का काम
काम तमाम वहीं पर हो जाता है और अब वो नाइफ को पकड़ के पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो सामने की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें हांसू को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा थका होता है। फिर वो आगे की तरफ जाने लगता है और उसके आसपास गॉब्लिन्स मरे होते हैं। फिर वो मन ही मन कहता है 5 साल पहले का ये बॉडी काफी कमजोर है और मुझे इस बॉडी के साथ अभी एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। फिर रून्स के पास आता है और उन्हें अब्सॉर्ब करने के बाद मन ही मन सोचता है लेकिन मैं काफी लक्की हूँ, मेरा डेक्सटेरिटी 0.1 इंक्रीज हो गया है। फिर हमें बताया जाता है डेक्सटेरिटी से सिर्फ स्पीड ही नहीं बढ़ता बल्कि इससे प्लेयर का एक्सपीरियंस टाइम भी इफेक्ट होता है, जिससे रिएक्शन स्पीड 0.1 इंक्रीज हो गया। इसका मतलब यूजर सेम चीज को अब ज्यादा फास्ट कर सकता है। और हमें दिखाया जाता है हांसू के पीछे एक गॉब्लिन खड़े होने लगता है और वो खड़े होकर हांसू के ऊपर डैगर से अटैक कर देता है। लेकिन अब हांसू का रिएक्शन स्पीड बढ़ जाने के कारण वो बहुत तेजी से मुड़ता है और उस अटैक को डॉच कर लेता है। फिर वो अपने हाथ में नाइफ को पकड़ता है और उसके सर के ऊपर अटैक कर देता है और उस गॉब्लिन का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। और अपने गॉब्लिन साथी को मरता देख वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और हांसू की तरफ जाने लगते हैं। फिर वो लोग जंप करके हांसू की तरफ अटैक करते हैं। फिर हांसू मन ही मन सोचता है जैसे की उम्मीद थी, अपने साथी का खून बहते देख वो लोग भड़क गए। फिर हांसू अपने नाइफ को कस के पकड़ता है और हांसू पहले से ज्यादा फास्ट हो जाने की वजह से पलक झपकती उन तीनों गॉब्लिन्स को मार के आगे बढ़ जाता है और वो लोग एक ही अटैक में मर जा रहे थे, इसीलिए उनका रून भी निकल जा रहा था। फिर हांसू रून को मुट्ठी में पकड़ लेता है और उन्हें अब्सॉर्ब करना चालू कर देता है। फिर एक पर्सन कहता है क्या वो यंग मैन अकेले ही सभी से लड़ रहा है, और उसे अकेला लड़ता देख उन लोग में भी जोश आ जाता है और वो लोग भी गॉब्लिन से फाइट करने के लिए आगे की तरफ जाने लगते हैं। उन लोगों को आते देख गॉब्लिन भी थोड़ा सा घबरा जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है एक तरफ गॉब्लिन्स और दूसरे तरफ ह्यूमंस फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और उनसे अलग हांसू बड़े आसानी से गॉब्लिन्स को मारते जाता है और वो मन ही मन सोचने भी लगता है आमतौर पर शुरुआत से ही इतना रश करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो पीछे मुड़ता है और एक गॉब्लिन के अटैक को रोक देता है और रोक के उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो मन में सोचने लगता है लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि मैं उसे वेस्ट करूं। कई सारे अदर्स लोग सभी जगह आ चुके होंगे, वे इतने ज्यादा हैं कि उन्हें गिनना इम्पॉसिबल है। जो लोग फर्स्ट ईयर आए हैं उन लोगों को 3 महीने तक यहाँ रहना होगा, तब तक तुम ट्यूटोरियल एरिया में प्रोटेक्टेड रहोगे। जब 3 महीने तक ट्यूटोरियल एरिया को प्रोटेक्ट रखने का समय खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें सेकेंड और थर्ड एरिया में फाइट करने के लिए फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो भी हो ये मेरे लिए एक चांस है, एक चांस स्ट्रॉन्गर बनने का, भले ये थोड़ा सा ही क्यों ना हो। तुमने मुझे इस टाइम पीरियड में भेजकर बिल्कुल सही डिसीजन लिया कैल। फिर हमें दिखाया जाता है कई सारे गॉब्लिन्स और कई सारे लोग मरे पड़े होते हैं। फिर वहीं पे बैठे लोगों में से एक पर्सन कहता है ये अनबिलीवेबल है, इसने कई सारे गॉब्लिन्स को खुद से अकेले ही मार दिया। फिर वहाँ पर कई सारे गॉब्लिन्स मरे पड़े होते हैं और उनके बीच खड़ा होता है हमारा हांसू, जिसे देखकर लोग कहते हैं ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर कुछ देर बाद असिस्टेंट चमकते हुए आंखों से सामने का नजारा देखने लगता है। फिर वो कहता है तुम लोगों ने काफी अच्छा किया, तुम लोगों ने अच्छा खासा हार्ड वर्क किया है और जो पार्टिसिपेंट खत्म हो गए हैं उन लोगों का भी अमाउंट ठीक ठाक है। जिसकी बातें सुनकर वहाँ के लोग असिस्टेंट को मन ही मन गाली दे रहे होते हैं। फिर वो कहता है अब तुम लोग जान गए हो कि यहाँ सरवाइव कैसे करना है, मैंने सही कहा ना, तो फिर मैं अब वॉल को हटा दूंगा। फिर वो जाते हुए कहता है तुम लोगों को बस इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू रखना है, मुझे दूसरे जगहों पर भी कुछ कामों को करना है, इसलिए सभी को गुड लक। फिर उसके जाने के बाद उसे वहाँ खड़े लोग गाली दे रहे होते हैं। फिर हांसू मन ही मन सोचता है ये उतना भी बुरा नहीं था पहले के कंपेयर में, अगर ये इतना है तो ट्यूटोरियल के लिए काफी है। फिर उसका सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जहाँ उसका स्ट्रेंथ 14.3, डेक्सटेरिटी 10.9, एचपी 10.1 और सेंस 11.2 होता है। और फिर वो सोचने लगता है मुझे कुछ ऐसा मिला जो काफी यूजफुल है। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है ब्लेड रिसीव्ड हुआ है, सिंबल ऑफ कोर्टशिप का। फिर वो उस डैगर को अंदर रख लेता है। फिर वो सोचने लगता है अब मैं यहाँ से कैसे आगे बढ़ूं। सबसे पहले तो मुझे जल्दी से कोई न कोई स्ट्रॉन्ग होने का तरीका ढूंढना पड़ेगा।
एरिस, कैंग ताई, कैल, अगर वो होते तो वो लोग मेरी जगह क्या करते। जब मैं अब उनके बारे में सोच रहा हूँ तो उनमें से एक था जिसने मुझे कुछ कहा था। फिर हमें कैल को दिखाया जाता है जो कहता है तुमने कभी हिडन डंजन्स के बारे में सुना है। फिर हांसो कहता है क्या हिडन डंजन्स। हिडन डंजन्स ट्यूटोरियल एरिया के अंदर छिपे होते हैं और ये डंजन काफी हाईएस्ट डिफिकल्टी के होते हैं। फिर वो कहता है मैं इसे क्लियर नहीं कर पाया था, नहीं बल्कि इसे कोई भी क्लियर नहीं कर पाया था। फिर हांसू कहता है इसलिए तुमने बस मिडल पार्ट तक ही क्लियर किया, फिर भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो पाए। फिर कैल कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इस जगह पर नहीं होता लेकिन मैं एक वेलकैरी का मेंबर हूँ, तो ये इस बात का प्रूफ है कि मैं इसके लायक हूँ। फिर वो कहता है अगर कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं अपने पास्ट में वापस जा सकता तो मैं डेफिनेटली सबसे पहले उन्हीं डंजन्स को क्लियर करता। अगर मैं ऐसे कर पाता तो मैं तुम्हें आसानी से बीट कर देता। फिर वो कहता है एक बात तो तय है, जितना हार्ड होता है उतना डिफिकल्टी भी होता है और ये जितना इम्पॉसिबल लगता है इनाम उतना ही बड़ा होता है अगर तुम इसे सक्सेसफुल क्लियर कर लिए तो। इसके अलावा तुम जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि आखिरी में क्या है। मेरा गोल पहले से ही डिसाइडेड है। अगर मैं ऐसा करना चाहता हूँ तो पहले मुझे कुछ बातों को ध्यान रखना होगा। ट्यूटोरियल के फर्स्ट स्टेज में 100 लोग मिलकर इकट्ठा होते हैं और शिकार करते हैं। फिर एक हफ्ते तक उसी एरिया में रहते हैं। फिर उसके बाद 3 महीने तक शिकार करना कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद जब तुम सेकेंड स्टेज के ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लोगे तुम सेफ जोन से बाहर निकाल दिए जाओगे और उसके बाद जो यहाँ पहले से ही हैं तुम उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट स्टेज के ट्यूटोरियल में अभी के टाइम 2 हिडन पीसेस हैं और अभी तक कोई भी इसके आखिरी तक नहीं पहुँच पाया। हिडन डंजन्स के एंड तक पहुँचने का एक ही तरीका है और वो तरीका है जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना। लेकिन इन सब से पहले मुझे पास के फर्स्ट हिडन पीस को ढूंढना होगा। चलो देखते हैं, वो यहीं आस पास ही होना चाहिए। फिर एक आवाज सुनाई देती है जो कहती है तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। फिर दूसरा पर्सन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। मैं तो बस कह रहा हूँ तुम हमारे साथ चलो। फिर वो लड़की कहती है मैंने कहा तो कि हम अपने रास्ते जा रहे हैं। फिर हांसू देखकर सोचने लगता है लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गया है। फिर वो पर्सन कहता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम कहाँ जा रही हो। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो हमारे साथ मिलकर तुम्हें काम करना पड़ेगा। क्या तुम जिंदा रहना नहीं चाहती। फिर हांसू मन ही मन सोचने लगता है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन सभी चीजों पर ध्यान दूं। वैसे भी एक हफ्ते बाद हिडन पीस डिसअपीयर हो जाएगा तो मुझे उसे जल्दी से ढूंढने की जरूरत है। फिर एक पर्सन पीछे से बोलता है कैंग हांसू, क्या तुम हांसू नहीं हो। फिर हांसू मन ही मन सोचता है मैं जल्दी में हूँ तो। फिर हांसू बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो। हांसू की बातें सुनकर वो और उसके पीछे वाले दोनों पर्सन हैरान हो जाते हैं। फिर येलो हेयर पर्सन आगे आते हुए कहता है हे कैंग हांसू, क्या तुम पागल हो गए हो। हम लोग यहाँ आने से पहले एक साथ थे, इसके बावजूद भी तुम कैसी बातें कर रहे हो। फिर कांसू एक अजीब सा फिक्स एक्सप्रेशन बनाते हुए सोचने लगता है वो मेरा नाम कैसे जानता है। ओ मुझे अभी याद आया, ये लोग तो मेरे कॉलेज क्लासमेट्स हैं। हम लोग यहाँ पर एक ही साथ आए थे लेकिन वो सभी लोग मर गए थे, इसलिए वो लोग मुझे याद नहीं आए। फिर वो लड़की उस पर्सन से हाथ छुड़ाते हुए कहती हम लोग उसके साथ जा रहे हैं। फिर उस लड़की को देखकर हांसू सोचता है इसका नाम यूमी ही है और हाँ इसके चेहरे की बात है तो इसके वजह से डेफिनेटली मुसीबत आ सकती है। फिर एक पर्सन कहता है वो दोनों तो हम लोग की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। फिर हांसू को देखकर उनका पर्सन सोचने लगता है ये बास्टर्ड कहीं का, इसने अकेले ही गॉब्लिन के झुंड को खत्म कर दिया, लेकिन वो अभी थका हुआ है इसलिए हम लोग उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। फिर वो आगे आता है और कहता है हे। फिर वो कहता है तुम्हें लोगों की बातों को तब तक सुनना चाहिए जब तक वो अपनी बातों को कंप्लीट ना कर ले। ये कौन है और ये देखने से तो इंजर्ड लगता है, क्या इस कंडीशन में ये कुछ कर भी पाएगा। और वो एक क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है जब मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें हमारे पास आ जाना चाहिए। जितना ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा ही अच्छा होगा, इसलिए तुम हमारे पास आ जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे पास आ
आ जाएंगे। फिर हांसू कहता है तुम्हारे जैसे लोग कुछ न कुछ परेशानी खड़ा करते ही हो। अपनी पहली फाइट को लेकर इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाना, ये जाने बिना कि तुम्हारा ओपोनेंट कौन है। तुम उस पर्सन को मार सकते हो, ये तुम्हारा सिर्फ एक इल्यूजन है। फिर बहुत तेजी से हांसू उस पर्सन के पास आ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वो उसे साइड करके जाने लगता है और वो पर्सन गुस्से से धीमी आवाज में कहता है ये बास्टर्ड कहीं का। फिर हांसू अपने डैगर को निकाल लेता है और कहता है तुमने अभी कुछ कहा। फिर उसके सामने एक पर्सन आता है और वो कहता है शांत हो जाओ, हम कोई बुरे लोग नहीं हैं। और ये होता है उनके ग्रुप का बॉस। फिर वो बॉस कहता है तुम्हारे बारे में क्या, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते। यहाँ के सिचुएशन को देखकर ऐसे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, अगर हम एक साथ रहेंगे तो क्या ये अच्छा नहीं होगा। फिर हांसू उसे देखकर सोचने लगता है, उसकी आंखों को देखकर लगता है कि वो पूरी तरीके से इस अदर वर्ल्ड को अडेप्ट कर चुका है और वो इस रूथलेस प्लेस को एक परफेक्ट होम समझ रहा है। जैसे कि कीचड़ में एक सुअर होता है और ये नेचुरली किलर होते हैं। फिर वो डैगर को कस के पकड़ता है और सोचने लगता है क्या मुझे इन्हें अभी ठिकाने लगा देना चाहिए। फिर उसे कैल की बात याद आती है जो कहता है किसी को भी बिना रीजन के मत मारना, लेकिन किसी ऐसे कॉकरोच के ऊपर बिल्कुल भी दया दिखाने की जरूरत नहीं है जो आगे चलकर ग्रेट वॉर में हमें नुकसान पहुंचाए। फिर उसे एरिस की बात याद आती है, लोगों को ज्यादा पुश मत करना और लोगों को बचाने के लिए अपना बेस्ट देना। एरिस ने मुझे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने के लिए कहा था। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इन लोगों को ठिकाने लगाने का टाइम नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो ये खुद ही अपने आप को मार देंगे। फिर हांसू वहां से जाते हुए कहता है तुम लोग भाड़ में जाओ। फिर बॉस भी उसे रिप्लाई करते हुए कहता है तुम एक सिर्फ छोटे चूजे हो। फिर बॉस कहता है उसे जाने दो, तो उसके बगल वाला पर्सन कहता है लेकिन बॉस। फिर बॉस कहता है हे सुंघो, वो छोटा बच्चा हमारे लिए उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें अपने गोल पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें इस जगह पर अपने ऑर्डर को सेट करना है, मतलब इस जगह पर कब्जा करना है। ये एक अजीब सी जगह है जहाँ अजीब से मॉन्स्टर हैं और इन सब के ऊपर है वो बास्टर्ड असिस्टेंट। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे पसंद हैं कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दूसरों के ऊपर रूल करता है और हमें ऐसे चांस को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। यहाँ से चलो सुन गहो। फिर सुन गहो कहता है यस बॉस। फिर येलो हेयर वाला पर्सन कहता है ये लोग इंसान कैसे हो सकते हैं, ये लोग तो गॉब्लिन से भी ज्यादा डरावने हैं। वैसे भी मैं जानता हूँ कि हांसू एक अजीब लड़का है, लेकिन क्या वो हमेशा से ऐसे ही था। उस बास्टर्ड का कोई भी पेरेंट्स नहीं है और वो हमेशा सभी से अलग कोने में ही बैठता था, इसलिए मैंने कभी भी उसके तरफ इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर वो हांसू के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है हे क्या हांसू, तुम ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहे हो जैसे कि तुम हम लोग को जानते ही नहीं हो। और उसकी बातें सुनकर हांसू भी परेशान होने लगता है। फिर हांसू कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा यहाँ आने के बाद मेमोरी लॉस हो गया है। फिर येलो हेयर पर्सन कहता है क्या सच में, लेकिन तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे कि कोई ओल्ड मैन एक्टिंग कर रहा हो। क्या इससे बातें क्लियर नहीं हो जाती कि मैं तुम लोग को क्यों नहीं पहचान रहा था। और उनकी बातें सुनकर मिही हंस रही होती है। फिर हांसू मिही की तरफ देखता है और सोचने लगता है अब इसके साथ क्या है। ये बहुत अफसोस की बात है कि उसने कंफर्टेबल लाइफ जी है, लेकिन इस जगह पर उसकी ब्यूटी दो धारी तलवार के जैसे है। अगर इसे सही तरीके से यूज किया जाए तो ये एक पावरफुल वेपन बन सकती है। खैर मुझे यकीन है कि हम ठीक ही करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों को चलते हुए काफी लंबा टाइम गुजर जाता है। फिर उनमें से एक पर्सन कहता है हम लोग एक भी सिंगल वर्ड कहे बिना ही आगे तरफ चल रहे हैं, लेकिन हम लोग को जाना कहाँ है। फिर मिही भी कहती है ये लोग सही बोल रहे हैं, हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। फिर हांसू कहता है तुम जब एक बार देखोगी तो उसे जान जाओगी। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद येलो हेयर गर्ल कहती है ये जगह तो। फिर हांसू सोचने लगता है ये है हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन, सबवे स्टेशन, जहाँ है फर्स्ट हिडन पीस का लोकेशन, गांगनम स्टेशन। फिर मिही कहती है
गांगनाम स्टेशन, लेकिन हम यहाँ क्यों आए हैं? फिर हांसू मन ही मन सोचता है मैं इन्हें हर एक छोटी से छोटी चीज बताकर परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता। अगर एरिस ने कहा ये उसके लिए नहीं होता तो मैं इन्हें कब का छोड़ के चला जाता। ऐसे लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर हांसू कहता है मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। फिर मिही कहती है तुम्हें कैसा फील हुआ? फिर हांसू कहता है लगता है मेरे मेमोरी लॉस की वजह से मुझे किसी तरीके की स्पेशल एबिलिटी मिल गई है, जिसे देखकर तो बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन मिही काफी एक्साइटेड होती है। फिर हांसू सोचने लगता है मेरा मतलब था असिस्टेंट ने कहा था कि स्पेशल एबिलिटी लोगों को मिल सकती है, तो मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है, ये भी झूठ नहीं है। फिर पीछे येलो हेयर गर्ल अपने बॉयफ्रेंड को कहती है क्या इस जैसे पर्सन को फॉलो करना ठीक रहेगा? फिर हांसू कहता है किसी को भी मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फिर हांसू कहता है ये दुनिया सभी के लिए फ्री है और मैं सभी के बातों को रेस्पेक्ट करता हूँ। अगर तुम पीछे खड़े होकर सिर्फ देखना चाहते हो तो ये भी तुम्हारे ऊपर है। जिसकी बातें सुनकर येलो हेयर वाले लड़के को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है स्पेशल एबिलिटी क्या लंबी लंबी फेंक रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ न कुछ तो जानता है। फिर वो सभी लोग नीचे की तरफ जाने लगते हैं। फिर वही येलो हेयर लड़का कहता है हे तुम्हें पूरा यकीन है अगर हम यहाँ छुप जाएंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे? लेकिन ये जगह थोड़ा सा डरावना नहीं लग रहा? फिर हांसू कहता है नहीं, हम लोग कुछ ऐसे दोस्त से मिलने चाह रहे हैं जो लोग यहाँ पहले से ही हैं। फिर येलो हेयर वाला लड़का कहता है क्या कहा तुमने? इस जैसी जगह पर आखिर कौन ही रहना चाहेगा? क्या यहाँ पहले से ही कोई है जिसे तुम जानते हो? फिर हांसू सीढ़ी के पास रुक जाता है और कहता है तुम सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। उसके बाद हांसू नीचे की तरफ देखता है और अपना डैगर निकाल लेता है, जिसे देखकर मिही कहती है तुम क्या कर रहे हो? फिर एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है ताइसुंग डॉच करो। तो इसका नाम ताइसुंग है तो अब से इसे ताइसुंग बोलूंगा। फिर हांसू डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। ताइसुंग अपने तरफ अटैक को आते देख काफी डर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है हांसू ताइसुंग के पैरों के बीच में अटैक किया होता है। फिर ताइसुंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? फिर हमें दिखाया जाता है हांसू जहाँ पर अटैक किया होता है वहाँ पर एक छोटा मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर ताइसुंग बहुत घबरा जाता है। फिर हांसू कहता है ये जगह गंगनम स्टेशन के जैसे देखने के लिए बनाया गया एक डंजन है और ये चीज ग्रीन वॉर्म है। हमारे यहाँ आने की वजह से जमीन में हमारे कदमों के वाइब्रेशन को फील करके वे बाहर निकल गए। वो लोग सनलाइट से नफरत करते हैं, इसलिए वो लोग आमतौर पर अंडरग्राउंड में ही रहते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है उसके मरने के बाद उसमें से एक रून निकलता है। फिर हांसू उस रून को उठाते हुए कहता है ये काफी ज्यादा खतरनाक है, अगर ये तुम्हें एक बार भी काट लिया तो तुम मारे जाओगे। ये तुम्हें किसी भी तरीके से काट लेता है तो तुम पहले पैरालाइज होगे, उसके बाद धीरे धीरे करके मारे जाओगे। जिसकी बातें सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर हांसू कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनके साथ कैसे डील करना है। फिर कुछ देर बाद वो लोग ग्रीन वॉर्म को मारने लगते हैं, जिसे देखकर हांसू सोचता है ये चारों यूजफुल हैं, लेकिन ये काफी डरा हुआ लगता है। फिर हांसू उस क्लासमेट के पास आता है और कहता है अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है तो तुम्हें बस ऐसे टाइल्स के ऊपर खड़े हो जाना है जो टूटा ना हो। अगर जमीन पर कोई हलचल दिखाई दे या वो टाइल्स से निकलता हुआ दिखाई दे तो उसे बस अपने नाइफ से मार देना है, लेकिन अपने हाथों को देखकर। फिर मिही कहती है उनके ऊपर अटैक करके मारना उतना भी ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर येलो हेयर गर्ल कहते हैं तुमने सही कहा, ये तो गेम के जैसे लग रहा है। फिर हमें उसी क्लासमेट को दिखाया जाता है जो सोचता है कि मैं कर सकता हूँ, मुझे बस थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन पीछे के जमीन पर कुछ हलचल दिखाई देती है जिसे वो नोटिस नहीं करता और उस जगह से ग्रीन वॉर्म निकल के उसके ऊपर अटैक कर देती है और वो भी अचानक अटैक आता देख घबरा जाता है। फिर हांसू उसके सामने आकर उसे पीछे की तरफ ढकेलता है और अपना डैगर निकाल लेता है और उस ग्रीन वॉर्म को 2 स्लैश मार के 3 टुकड़ों में कर देता है और ग्रीन वॉर्म जमीन पर कट के गिर जाता है, जिसे देखकर वो क्लास में थोड़ा घबरा जाता है।
जाता है। फिर हांसू वहाँ से मुड़ के जाने लगता है तो वो क्लासमेट कहता है मुझे बचाने के लिए थैंक यू हांसू। फिर हांसू जाते हुए सोच रहा होता है उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, वो खुद बैटल में ज्वाइन नहीं होना चाहता और आखिरकार वो एंड तक सिर्फ एक बोझ बन के रह जाएगा। फिर ताएसुंग कहता है क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता है आगे क्या होने वाला है तो तुम ये कैसे जानते हो, अगर तुम हमें बता देते तो। फिर हांसो कहता है मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया था कि ये मेरा एक स्पेशल एबिलिटी है। जिसकी बातें सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं पर मी पहले जैसे ही चमकते हुए आंखों के साथ उसे देखने लगती है। फिर हमें कई सारे ग्रीन वॉर्म्स मरे हुए दिखाया जाता है और उनके रून्स पड़े होते हैं। फिर हांसो उनमें से एक रून को उठाते हुए उंगली में नचाते हुए कहता है कि तुम लोग क्यों इन रून्स को उठा नहीं रहे हो। फिर मीही कहती है ये गेम में रिसोर्सेस के जैसे है तो ये बेहतर होगा कि हम ये रून्स तुम्हें दे दें जिससे तुम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और हमें प्रोटेक्ट कर पाओगे। और ऐसी भी बात नहीं है कि हम इन थोड़े से रून्स को अब्सॉर्ब कर लेते हैं तो कोई सुपर हीरोज बन जाएंगे, इसलिए बेहतर होगा कि ये रून्स को हम तुम्हें दे दें और इसके बदले तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे। फिर हांसो एक हल्की सी सांस को छोड़ता है और कहता है तुम जिसका हंट करोगे वो पूरा का पूरा तुम्हारा होगा, इसलिए इसे ले लो। अगर तुम मेरे साथ आगे चलना चाहते हो तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सबसे बेसिक रूल है जिसे तुम फॉलो करोगे। A22 में दशकों तक भटकने के बाद लोगों ने मिलकर अपने आप को सरवाइव करने के लिए बेसिक रूल्स को बनाया। जो मैं शिकार करता हूँ वो मेरा होगा, क्योंकि मौत के सामने तुमने जो भी समझौता किया था उसका कोई मतलब नहीं होता और वे लोग इसे जल्दी ही जान जाएंगे कि ये वर्ल्ड कितना ज्यादा क्रूएल और कितना ज्यादा गंदा है। फिर हांसो कहता है केवल एक ही चीज जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो और वो है खुद अपने ऊपर। अगर तुम यूजलेस रहे और कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें पीछे छोड़ दिया जाएगा और ये रूल है। जिसकी बातों को सुनकर तो वो लोग घबरा जाते हैं। फिर मीही आगे आते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ और उसके बाकी के दो कपल क्लासमेट ताइसुंग को देख रहे होते हैं जैसे कि वो उसके जवाब का इंतजार कर रहे हो। फिर हांसो सोचने लगता है जल्द ही उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी, फिर उन्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे रून्स को पाने के लिए कुत्तों के जैसे लड़ना चालू कर देंगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग अपने काम को करना कंटिन्यू करते हैं। फिर ताइसुंग कहता है हे देखो यहाँ पर एक अजीब सा रून है और वो रून पर्पल कलर का होता है, जिसे देखकर ताइसुंग सोचता है मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। फिर एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि एक रूल ट्रोल टाइप का एसेंस है और ये स्किल टाइप रून होता है, जिसे देखकर ताइसुंग सोचने लगता है अगर मैं इसे ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ तो मेरे पास सुपर पावर्स आ जाएंगी। फिर ताइसुंग हांसो की तरफ देखता है और मन ही मन सोचने लगता है इसने कुछ देर पहले कहा था जो हंट करेगा वो पूरा का पूरा उसी का होगा, तो मेरे से रून्स को छीनना अजीब नहीं होगा, मुझे इसे अपने बातों में फंसाकर इस रून को अपना बनाना होगा। फिर ताइसुंग कहता है इस रून को मैंने ढूंढा है तो मैं इसे ले सकता हूँ, मैंने सही कहा ना, तुमने कुछ देर पहले ही हमसे कहा था, इसलिए तुम अपने बातों से पीछे तो नहीं हटोगे। फिर हांसो अपने सिर को हिलाते हुए इशारे करता है कि वो अपने बातों से पीछे नहीं हटेगा, जिसे देखकर ताइसुंग सोचता है ये तो काफी ज्यादा आसानी से मान गया। फिर उस रून को देखकर हांसो मन ही मन सोच रहा होता है एक्रोल ट्रोल ट्राइब का एसेंस वो स्टार्टिंग के लिए काफी डिसेंट रून है। ये रून डिफेंस और रीजनरेशन की स्किल को देता है और ये दोनों पावर सरवाइव करने के लिए जरूरी है, इसलिए ये काफी पॉपुलर भी है। साथ ही इसके अलावा ये एक पैसिव रून है, इनके स्ट्रेंथ और प्रोफिशिएंसी से स्किल्स को रैंक किया जाता है। जिनके पास हाई सेंसेस और मैजिक है उनके पास ये 100 हो सकते हैं, लेकिन केल ने खुद 1000 से भी ज्यादा स्किल को एक्वायर किया, मतलब हासिल किया, इसलिए वो इतना पावरफुल मैजिशियन बन पाया। पर मेरे साथ सब कुछ अलग था। फिर हमें पिछली लाइफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ कई सारे स्किल रून्स पड़े होते हैं। फिर हांसो उनमें से एक स्किल रून को उठाता है और उसे अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है पर वो उसे अब्सॉर्ब नहीं कर पाता और
और वो अपने मुट्ठी को बंद कर कर निराश हो जाता है। फिर एरिस कहती है, जैसे कि मैंने सोचा था, तुम सिर्फ लिमिटेड स्किल रून्स को ही ऑब्जर्व कर सकते हो। फिर वो अपने सिर पर हाथ रखती है और कहती है, 7 तुम्हारी लिमिट है, तुम सिर्फ 7 स्किल्स को ही अपने पास रख सकते हो। अगर तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता होता तो तुम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग स्किल को सीखते। मेरी स्किल्स की लिमिट सिर्फ 7 थी, इसलिए मैं काफी निराश था, लेकिन इसके बदले मुझे एक ब्लेसिंग मिली और वो था मेरी स्किल्स का इवॉल्व होना जो कभी नहीं रुकता था। उसके बाद मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं कैंग ताई के इमोर्टल आर्ट्स के बराबर हो गया और मेरी गैंग्लियन रैपिड रश कैल के सिग्नेचर मूव स्पेस टियर स्किल के बराबर हो गया। 7 स्टार। मेरे पावर बढ़ जाने के बाद एरिस ने मुझे ये निक नेम दिया और यही रीजन था कि मैं उनसे 20 साल बाद आने के बावजूद भी इतना पावरफुल हो गया था कि मैं उनसे कंधे से कंधे मिलाकर आगे चल सका, और इसी वजह से उन्होंने अपने जगह मुझे समय में वापस भेजने का फैसला लिया। इसलिए आखिरकार मैं कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकता। फिर वो याद करता है, एरिस ने कहा था कि जब तुम अपने 7 स्किल्स को सीखोगे तो बहुत ही केयरफुली उन्हें सिलेक्ट करना। अगर मुझे प्लान के हिसाब से आगे चलना है तो मुझे ट्यूटोरियल जोन छोड़ने से पहले सब स्मूथली जाने देना होगा। फिर हमें ताइसुंग को दिखाया जाता है जो रून को देखकर स्माइल कर रहा होता है और वो कहता है, मैं इस स्किल को सीखने जा रहा हूँ। फिर वो उस रून को ऑब्जॉर्व कर लेता है। फिर उसके सामने सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आता है कि फिजिकल रेजिस्टेंस स्टेट को बना दिया गया है, और दूसरे विंडो में स्किल को दिखाया जाता है जहां एक्रूल टोर ट्राइब के एसेंस का प्रोफिशिएंसी 1.0% होता है, मतलब उतना सीख चुका है। फिर वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है और उसके हाथों पे थोड़े स्केल्स भी आने लगते हैं। फिर वो अपने सिस्टम विंडो को खोल के अपनी स्टेट्स को देखता है और आप खुद ही उसके स्टैट्स को देख सकते हो, जिसे देखकर ताइसुंग सोचने लगता है, मेरे पास फिजिकल रेजिस्टेंस का स्टैट ऐड हो गया है और मेरे दूसरे स्टैट्स भी बढ़ गए हैं। फिर वो हांसो की तरफ देखता है और सोचने लगता है, तुम तो सच में बेवकूफ हो, और वैसे भी मैं अपनी चीजों को दूसरों को कभी नहीं देता, बस कुछ टाइम और फिर मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा। फिर हांसो कहता है, ठीक है, अब आगे की तरफ चलो। फिर ताइसुंग हांसो के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, आगे की तरफ खतरा हो सकता है, इसलिए हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो पीछे मुड़ के मिही की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, ये बेहतर होगा कि स्ट्रॉन्ग लोग सामने आकर दूसरों को प्रोटेक्ट करें, जिसे देखकर मिही सोचने लगती है, ये मेरे तरफ देखकर ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर हांसो ताइसुंग की तरफ देखते हुए सोचता है, कहीं मुझे ये दुश्मन तो नहीं मानने लगा है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला, और वो अपने कंधे से उसके हाथ को झटक देता है। उसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड में और नीचे की तरफ जाने लगते हैं। फिर मिही कहती, हांसो अब हम और नीचे क्यों जा रहे हैं? फिर हांसो कहता है, हम सब्बे की तरफ जा रहे हैं। फिर मिही कहती है, सब्बे की तरफ, लेकिन क्यों? फिर हांसो कहता है, जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर वो आगे की तरफ जाते हुए सोचने लगता है, उसकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती। फिर हमें उसके पिछले लाइफ का सीन को दिखाया जाता है जहाँ कैल हांसो से बात करते हुए कहता है कि मैंने अकेले डंजन को क्लियर किया था। उसके बाद फिर वो इतना ही कह पाता है कि फिर एक पर्सन आता है जो कहता है, तुम डंजन्स को अकेले क्लियर नहीं कर सकते। फिर कैल कहता है, कौन है जो बीच में बोल रहा है? और ये भी एक वेलकैरी का मेंबर होता है। जो लोग वेलकैरी के मेंबर होते हैं उनका यूनिफॉर्म व्हाइट और येलो कलर का होता है। फिर वो कहता है, तुम खुद नहीं जानते कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कैल हांसो के सामने लंबी लंबी फेंक रहा था कि वो डंजन को अकेले क्लियर किया है। फिर वो कैल को साइड में करके बीच में बैठ जाता है। फिर वो कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ सबसे जल्दी स्ट्रॉन्ग होने का तरीका। तुम्हें ट्यूटोरियल जोन में एक इम्पोर्टेंट चीज को ढूंढना होगा और वो तुम्हें सबवे के नीचे मिलेगा। सभी स्टेशंस अलग अलग जगह पर होती है और उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, लेकिन उनका 3rd फ्लोर सभी जगह का बिल्कुल सेम होता है। तुम्हें वहाँ पर एक पोर्टल मिलेगा और उस पोर्टल से तुम किसी दूसरे जगह जा सकते हो, और वो पोर्टल सिर्फ एक ही दिन के लिए अपेयर होता है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हांसू और उसके क्लासमेट उस पोर्टल के सामने आ गए होते हैं और वो लोग पोर्टल को देखकर काफी हैरान होते हैं, जिसे देखकर मिही सोचती है सच में गगनम स्टेशन नहीं है।
मैं कई बार गंगनम स्टेशन गई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस तरीके के एंट्रेंस के बारे में नहीं सुना। फिर मिही कहते हैं, क्या तुम सच में अंदर जाओगे ये जाने बिना कि अंदर क्या है? फिर हांसू कहता है, मैं बस अपने इंस्टिंक्ट के सहारे अंदर जा रहा हूँ, और जैसे मैंने पहले ही कह दिया था, कोई हमें छोड़ के जाना चाहता है तो वो कभी भी छोड़ के जा सकता है। फिर ताएसुंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर मिही कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, जिसे देखकर हांसू सोचने लगता है इसका रिएक्शन काफी तेज था और ये पहले भी आगे आई थी। ऐसे लगता है कि वो जान गई है कि ये वर्ल्ड कैसे काम करता है, स्पेशली उसके लिए काफी ज्यादा खतरा है। उसे स्ट्रॉन्ग बनने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा, शायद उसे अपना सुंदर चेहरा भी गंवाना पड़े, लेकिन उसे देखकर ऐसे लगता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ये सब करने के लिए तैयार है। फिर येलो हेयर गर्ल और उसका बॉयफ्रेंड कहता है, हम दोनों यहीं पर रुकेंगे। फिर उनका डरपोक क्लासमेट होता है, वो कहता है, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा, जिसे देखकर ताएसुंग हंसने लगता है और कहता है, तुम क्यों जा रहे हो? तुम तो डर के मारे हिल भी नहीं सकते। फिर वो क्लासमेट कहता है, मुझे ऐसे नहीं लगता और तुम्हें मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जो कुछ भी करूं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर ताएसुंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बोलने की? तुम सिर्फ एक क्लीनिंग करने के काम के हो। फिर हांसू कहता है, बस करो, फालतू के बहस करना बंद करो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन ताएसुंग काफी ज्यादा गुस्सा होता है और मनी मन सोचता है, मिही के सामने मुझे इंसल्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक बार मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊं तो मैं खुद अपने पैरों से तुम्हें कुचलूंगा। फिर हांसू और उसके साथी उस पोर्टल से अंदर चले जाते हैं और उस पोर्टल से बाहर आने के बाद वो लोग जब सामने की तरफ देखते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों के सामने होता है एक कन्वीनियंस स्टोर। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग कन्वीनियंस स्टोर के अंदर आ जाते हैं और अपनी जरूरत के सामान को ले रहे होते हैं, और हांसू सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ कोई कन्वीनियंस स्टोर होगा, क्या ये किसी रिवॉर्ड की तरह है? लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी जरूरत के सामान को ले सकते हैं। फिर हमें ताएसुंग को दिखाता है जो एक नाइफ को देखते हुए कहता है, मुझे अलग अलग तरह के वेपन को ले लेना चाहिए। फिर वो थोड़ा आगे आता है और वहीं पे रुक जाता है। फिर वो एक कुकर को देखता है और उसे देखकर सोचता है, ये कन्वीनियंस स्टोर के कंपेयर में सुपर मार्केट ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ जरूरत की सारी चीजें हैं। फिर वो कुकर को उस जगह से उठाकर इंडक्शन के पास रख देता है, जिसे देखकर मिही कहती है, हांसू तुम क्या कर रहे हो? फिर हांसू कहता है, मैं कुछ बना रहा हूँ। फिर मिही कहती है, अच्छा ऐसी बात है। फिर हांसू उस कुकर में कुछ ग्रीन कलर का लिक्विड डालता है, जिसे देखकर मिही सोचती है, ये तो ग्रीन वॉर्म का ब्लड है, तभी तो मैं सोचूं वो क्यों ग्रीन वॉर्म के ब्लड को निकाल रहा था। फिर हांसू गॉब्लिन की स्किन्स को छोटे छोटे करके कुकर में डाल रहा होता है और मनी मन सोच रहा होता है, गॉब्लिन की स्किन्स बहुत ज्यादा जहरीली होती हैं और जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो गॉब्लिन्स इवॉल्व किए, क्योंकि उन्हें ग्रीन वॉर्म्स के खिलाफ लड़ना था और जिंदा रहना था, इसलिए उनके स्किन्स और ग्रीन ब्लड को मिला दिया जाए तो बहुत ही खतरनाक जहर बन जाता है। फिर उसी के बगल में ताएसुंग आ जाता है और कहता है, इसकी खुशबू तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्या ये मुझे थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए मिलेगा? फिर हांसू कहता है, ये जहर है। फिर ताएसुंग घबराते हुए पीछे हटता और कहता है, क्या कहा तुमने? ये पॉइजन है? तो तुम्हें लोगों को पहले ही बता देना चाहिए, क्या होता अगर मैं इसे टेस्ट कर लेता तो? फिर हांसू कहता है, तुम ही पहले थे जो इसकी स्मेल को सूंघकर यहाँ आए थे, और वैसे भी मैंने तुम्हें इसे छूने से पहले ही बता दिया। फिर मिही कहती है, हम लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम कुछ ऐसा भी बना सकते हो, क्या तुम्हें ये पहले से ही बनाने आता है? फिर हांसू कहता है, मैंने कहा नहीं था कि मेरे पास स्पेशल एबिलिटी है, जिसके वजह से मेरे दिमाग में तरह तरह के नॉलेज आते रहते हैं। और उसे देखकर ताएसुंग गुस्से से सोच रहा होता है, ये सिर्फ बातों को घुमा रहा है। उसके बाद हमें कैल को दिखाया जाता है, जो बताता है अगर तुम पास्ट में चले जाओगे तो तुम्हें क्या करना है, और इसकी लेक्चर को सुन के कैंग ताई के शरीर से आत्मा ही निकल जाता है और हांसू भी परेशान होता है। फिर वो जोर से अपने हाथ को पटकता है और कहता है, इस बात को दिमाग में बैठा लो, अगर हम पास्ट में चले गए तो हम अपने नॉलेज का यूज करके ये एबाइस को गिरा सकते हैं, और हम ही ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद है, इसलिए हमें प्लान के हिसाब से ही चलना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है उसका जहर बन जाता है और वो जहर को एक बोतल में डाल
डालता है और वो उस बोतल से अपने डैगर में डालता है। फिर मिही कहती है क्या हम भी इसे यूज कर सकते हैं? फिर हांसो कहता है हाँ तुम लोग यूज कर सकते हो, जिसकी बातें सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए तुम लोगों को रून्स को देना होगा। फिर ताइसुंग गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम इतना सारा बनाए हो, इसके बाद भी कंजूसी क्यों कर रहे हो? फिर हांसो कहता है मैं तुम लोगों को ये फ्री में तो दे सकता हूँ, लेकिन लंबे समय तक ऐसे करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो सोच रहा होता है कि वन साइडेड रिलेशनशिप बहुत जल्दी खत्म हो जाता है और इसके वजह से हमें ही नुकसान होता है। फिर मिही कहती है क्या मैं इसे अभी ले सकती हूँ, और इसके बदले जब बाद में मेरे पास रून्स आएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी। फिर हांसो अपने सिर को हिला के हाँ का इशारा करता है। उसके बाद वो मिही को एक पॉइजन का बोतल दे देता है और कहता है इसे ध्यान से यूज करना, अगर ये गलती से भी तुम्हारे हाथ में लग जाएगा तो ये तुम्हारे हाथों को जला देगा। और वो उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो भी कहता है मैं इसे ले लेता हूँ और इसके बदले रून्स को बाद में दे दूंगा। और वो डरपोक क्लासमेट भी कहता है मैं भी। फिर वो उन्हें पॉइजन बोतल दे के आगे चले जाता है और सोचने लगता है मुझे और दूसरे चीजों की तैयारी भी करनी पड़ेगी। फिर कुछ देर बाद हांसो अपनी जरूरत की चीजों को लेकर आगे चलने के लिए तैयार हो जाता है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है क्योंकि वो लोग अपने साथ काफी ज्यादा सामान को लिए होते हैं। फिर हांसो कहता है अगर तुम अपने लाइफ को बचाना चाहते हो तो तुम्हें बस इस तरह से चीजों को दफना देना चाहिए। तुम्हारे पास जितना ज्यादा सामान होगा उतने ही छीनने के लिए लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। फिर हांसो को देखकर मिही सोच रही होती है कि मुझे लगा था कि ये सिर्फ शांत और अकेले रहने वाला है, लेकिन मैं अब इसे देखती हूँ तो मुझे ये ग्रेट फाइटर लग रहा है। फिर वो सोचने लगती है अगर इसके जगह मुझे स्पेशल एबिलिटी मिलती तो क्या होता। फिर वो अपने फालतू के सामान को जमीन में गाड़ने लगती है और सोचने लगती है 100 मिलियन से भी ज्यादा लोग मिसिंग हो गए और उनमें से कोई भी वापिस नहीं आया, और हो सकता है मैं भी उनकी तरह पूरी जिंदगी भर यहीं पर रहूं, लेकिन मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहती, मैं सरवाइव करना चाहती हूँ। फिर वो हांसो की तरफ देखते हुए सोचने लगती है कम से कम जब तक मैं हांसो के पास हूँ तब तक तो मैं सरवाइव कर ही सकती हूँ। फिर वो उसके साथ आगे की तरफ जाने लगती है। फिर ताइसुंग ऐसा होता देख हांसो को गाली दे रहा होता है। फिर वो डरपोक क्लासमेट की तरफ बैग को फेंकता है और कहता है मेरे सामान का ठीक से ध्यान रखना। फिर ताइसुंग कहता है हे हांसो, तुमने जो अपनी स्पेशल एबिलिटी के बारे में बताया क्या हम लोग उसे पा सकते हैं? फिर हांसो कहता है शायद ऐसा हो सकता है, जिसकी बातों को सुनकर वो तीनों कहते हैं क्या सच में? फिर उसके बाद वो तीनों काफी खुश हो जाते हैं और फिर वो मन ही मन सोच रहा होता है कुछ लोग अदर वर्ल्ड में आए जिन लोगों ने अपने अंदर अजीब सी पावर्स को डेवलप किया जिन्होंने उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। फिर वो कैल की बातों को याद करता है और कैल उसे लंबा चौड़ा लेक्चर दे रहा होता है। फिर आखिरी में कहता है अगर वो यूजफुल नहीं है तो उन्हें छोड़ दो। फिर वो उसकी बातों को याद करके थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, जिसे देखकर ताइसुंग सोच रहा होता है अचानक से इसे क्या हुआ। फिर ताइसुंग कहता है तुम उतने भी ज्यादा बुरे नहीं लगते, क्या तुम अब भी मुझ पे नाराज हो कि मैं शुरू में तुम पर गुस्सा हुआ था? फिर हांसो कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ क्योंकि मैं लोगों से कम बातें करता हूँ। फिर वो सोचने लगता है 5 साल पहले मैं उस जगह पर वापस आ चुका हूँ जहाँ मैंने एबाइस के कई सारे मॉन्स्टर्स के खिलाफ फाइट की और धीरे धीरे करके उम्मीदों को निराशा में बदलते हुए देखा और उस निराशा ने सभी चीजों को खत्म कर दिया। फिर उसे देखकर ताइसुंग सोचता है क्या उसके सिर पे चोट लगा है? वो इतने टाइम से एक ही जगह पर क्यों खड़ा है? अगर उसके पास उसकी स्पेशल एबिलिटी नहीं होती तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं करता और न ही उसकी बातों को मानता। फिर वो अपने मन ही मन सोचने लगता है अगर मैं स्ट्रॉन्ग बन गया तो मैं और मिही साथ साथ होंगे और इस डरपोक सांगजिन और तुम हांसो तुम दोनों को एक साथ देख लूंगा। तो इस डरपोक क्लासमेट का नाम सांगजिन है तो अब से इसे सांगजिन ही बोलूंगा। फिर हांसो कहता है सभी लोग रुक जाओ। फिर ताइसुंग कहता है क्या हुआ? फिर हांसो जमीन की तरफ हाथ को आगे करता है और सोचने लगता है क्या ये स्लाइम है? फिर उसके हाथों में एक चिपचिपा लिक्विड को दिखाया जाता है। इसके स्लाइम को देखकर ऐसे लगता है कहीं ये सॉर्ड स्नेल तो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसकी स्मेल अलग है तो सॉर्ड स्नेल नहीं हो सकता और ये हाफ ड्राइड भी नहीं है तो ज़ॉम्बी भी नहीं हो सकता।
तब तो ऐसे में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये स्लाइम लैंड मरमेड का है। फिर उसे काफी देखने के बाद सोचने लगता है मैं इसे देखकर डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये लैंड मरमेड के ट्रेसेस हैं। वे फास्ट तो नहीं है लेकिन उनका पैरालाइजिंग पॉइजन बहुत खतरनाक है। अगर उनका पॉइजन गलती से हाथों को लग जाता है तो हो सकता है हाथ को भी काटना पड़े, लेकिन इनसे भी निपटने के लिए मेरे पास तरीका है। फिर तायसुंग कहता है वहीं बैठे बैठे एक्टिंग करना बंद करो और बताओ क्या चल रहा है। फिर हांसू खड़े होता है और आगे की तरफ जाने लगता है और कहता है मुझे फॉलो करो, तुम लोग आगे के लिए पहले से तैयार नहीं हो इसलिए मेरी मदद करो। जिसकी बातों को सुनकर तो उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके बाद हमें फायर बॉम्ब को दिखाया जाता है। फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो कन्वीनियंस स्टोर में था और वो कन्वीनियंस स्टोर में फायर बॉम्ब को बना रहा था। फिर वो सोचता है हम लोग के पास तो गैसोलीन नहीं है लेकिन ये काफी है। फिर प्रेजेंट टाइम में वो उनके सामने फायर बॉम्ब को रख देता है, जिसे देखकर मी कहती है क्या ये फायर बॉम्ब कन्वीनियंस स्टोर में पहले से ही था। फिर तायसुंग एक फायर बॉम्ब को उठाते हुए कहता है तुम्हारी स्पेशल एबिलिटी तो बहुत काम का है, तुम्हें तो यहाँ काफी खुश रहना चाहिए क्योंकि तुम जो भी चाहो यहाँ आराम से कर सकते हो। अगर मेरे पास तुम्हारी जैसी स्पेशल एबिलिटी होती तो। वो उतना कहता है कि हांसो अजीब सा फेस बनाकर उसे देखने लगता है, जिसके एक तरफ कैल होता है जो कहता है इसे अभी मार दो, तो दूसरी तरफ एरिस होती है जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते। फिर तायसुंग कहता है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। फिर वो एक हल्की सी सांस छोड़ता है और वो स्टिक से ड्रॉ करते हुए कहता है ठीक है मैं तुम लोग को अपने प्लान के बारे में बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। एक पर्सन पीछे से फायर बॉम्ब को फेंकेगा और 3 लोग आगे जाके फाइट करेंगे। जो लोग आगे जाकर फाइट करेंगे उन लोगों को ज्यादा रून्स मिलेगा। फिर तायसुंग अपनी तारीफ करते हुए कहता है इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, मैं आगे रहूंगा। और मिही और सांगजिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर हांसो कहता है तुम दोनों में से कौन पीछे रहकर फायर बॉम्ब फेंकेगा। फिर वो दोनों एक साथ हाथ उठाते हैं। फिर हांसो कहता है तुम लोग खुद डिसाइड कर लो कि तुम लोग में से कौन फायर बॉम्ब फेंकेगा। फिर मिही क्यूट फेस बनाकर सांगजिन को देख रही होती है। फिर सांगजिन मन ही मन सोच रहा होता है मैं मिही के साथ बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकता, लेकिन फिर वो और क्यूट फेस बनाकर टिमटिमाते हुए आंखों के साथ सांगजिन को देखने लगती है। फिर हांसो कहता है तुम दोनों पीछे रहकर फायर बॉम्ब को फेंकोगे। फिर उसके बाद वो लोग तैयार होकर आगे की तरफ जाने लगते हैं। फिर उनके पीछे चलते हुए सांगजिन मन ही मन सोच रहा होता है हमें अब और कितना दूर जाना है, अब तो इस सिचुएशन में मैं मुड़ के वापस भी नहीं जा सकता। मैं यहाँ इनके साथ इसलिए आया था क्योंकि मैं पीछे रहना नहीं चाहता था, लेकिन दूसरे लोगों के साथ क्या वो सभी लोग ठीक हैं? फिर सांगजिन मुड़ के मिही की तरफ देखता है और मिही डर से कांप रही होती है, जिसे देखकर सांगजिन हैरान होता है और सोचता है मुझे लगा नहीं था कि मिही भी डरती होगी। फिर हांसो कहता है सभी लोग अलर्ट हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं। फिर वो सभी लोग अपने वेपन और फायर बॉम्ब को पकड़ के तैयार हो जाते हैं और वहाँ पर एक अजीब सी आवाज आने लगती है। फिर हांसो कहता है मिही आगे की तरफ फायर बॉम्ब को फेंको, वो लोग आवाज सुनकर बाहर निकलेंगे। फिर मिही फायर बॉम्ब को जलाते हुए सोचती है चलो इसे करते हैं, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं इसे कर सकती हूँ। उसके बाद वो सामने की तरफ फायर बॉम्ब को फेंक देती है। फिर वो सामने जाकर लैंड मरमेड से टकराता है। उसके बाद वो वहीं पर टूट जाता है, जिसके वजह से वहां पर आगे आग हो जाता है और वो लैंड मरमेड जल भुन जाती है। फिर मिही कहती है मैंने ये कर दिया। फिर हांसो कहता है ठीक है अब अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ और इस बात का ध्यान रखना कि पैरालाइजिंग पॉइजन तुम्हें ना लगे। फिर हांसो बहुत तेजी से लैंड मरमेड को मारने लगता है, जिसे देखकर तायसुंग सोचता है ये खुद सभी रून्स को अकेले लेना चाहता है, लेकिन इस बार मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। और वो ये सब सोच ही रहा होता है कि एक मरमेड उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो घबराते हुए अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर वो सोचता है मैं तो बाल बाल बचा और उसके अटैक से उस लैंड मरमेड का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। फिर तायसुंग कहता है ये पॉइजन तो काफी कमाल का है। फिर हांसो कहता है इस पॉइजन को मैंने दिया है तो क्या ये रून्स के लायक नहीं है। फिर तायसुंग अपने डैगर को देखते हुए सोचता है मैं इस पॉइजन की मदद से जल्द ही हांसो के बराबर आ जाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है लैंड मरमेड को फायर बॉम्ब से मार रहे होते हैं, उसके बाद उसे डैगर से मार रहे होते हैं और ऐसे ही वो चारों मिलकर लैंड मरमेड को मार रहे होते हैं। फिर हांसो सोचता है जैसे मैंने सोचा था सब प्लान के हिसाब से काम कर रहा है, क्योंकि इनका पैरालाइज पॉइजन भी आग से जल जाता है, तो फायर बॉम्ब को चुनना सही था।
लेकिन डैगर का कंडीशन खराब होते जा रहा है। पर इस डैगर में मेरा बनाया हुआ पॉइजन लगा है तो ये अभी भी अच्छे से काम कर रहा है। फिर हमें तैसुंग को दिखाया जाता है जो लोगों को मार के काफी खुश हो रहा होता है। फिर वो बगल में पड़े रून्स को उठाने के लिए हाथों को आगे बढ़ाता है, लेकिन अचानक से उसके तरफ एक लैंड मर्मेड पैरालाइजिंग पॉइजन का अटैक कर देती है और वो पैरालाइजिंग पॉइजन सीधा उसके पैर पे जाके लग जाता है, जिसके वजह से उसका पैर जलने लगता है और इस वजह से वो जोर से चिल्लाने लगता है। फिर तैसुंग सामने देखकर सोचता है मेरे सामने कई सारे हैं। फिर हमें एक लैंड मरमेड को दिखाया जाता है जो गर गर करके आवाज कर रही होती है और उसके पीछे कई सारे लैंड मरमेड होती है और उन सब के सामने होता है ताइसुंग जो कहता है तुम कचरे कहीं के, तुम सभी लोग मेरे से दूर चले जाओ। फिर वो उसके बाद चिल्ला चिल्ला कर कहता है कोई मेरी मदद करो, जिसकी बातों को मी सुनकर अपने फायर बम को निकालने के लिए जब बैग की तरफ देखती है तो उसके पास फायर बम भी नहीं होता। फिर वो सांगजिन को मदद करने के लिए कहती है। फिर सांगजिन उसे जलाते हुए सोचता है बस इसे जलाना है। फिर वहीं पर लैंड मरमेड आती है और कहती है क्या तुम्हारा काम हो गया, जिसके वहां अचानक आने से सांगजिन बहुत डर जाता है और उसके हाथ से फायर बॉम्ब भी छूट जाता है और वो फायर बॉम्ब जाकर सीधा तैसुंग के पास गिरता है और वो टूट जाता है, लेकिन उसमें आग नहीं लगा होता इसलिए वो ब्लास्ट नहीं होता। उसके बाद तैसुंग गुस्से से चिल्लाता है तुम बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें ढंग से फेंकने भी नहीं आता, तुम फायर बॉम्ब को फेंक रहे हो किसी फालतू चीज को नहीं। फिर उस लैंड मरमेड के ऊपर एक अटैक आता है जो उसे बीचों बीच दो हिस्सों में चीर देता है और उसके सामने डैगर लेकर हांसू खड़ा होता है। फिर हांसू कहता है सब लोग शांत हो जाओ और प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। अगर तुम नहीं चाहते कि किसी तरीके का प्रॉब्लम हो तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और तब तक अपने अपने रूम्स को इकट्ठा कर लो। फिर ताइसुंग हाँफते हुए कहता है मुझे ऐसे लगा था कि मैं तो मर ही जाऊंगा। फिर हमें ताइसुंग के पैर को दिखाया जाता है जिस जगह पैरालाइजिंग पॉइजन लगा था। मेरी स्किल की वजह से मेरा पैर हील हो गया है। फिर हांसू कहता है तुम अपने स्टेमिना को बढ़ाते हो और सही समय पर आराम करते हो तो तुम फास्ट रिकवरी कर सकते हो, आओ और अपने रून्स को इकट्ठा कर लो। फिर ताइसुंग सामने देखकर सोच रहा होता है क्या मुझे बस इतना ही मिला, वो कैलकुलेट करके डिवाइड करने में आगे है। उसके बाद वो सांगजिन के तरफ देखता है। फिर वो सांगजिन के तरफ जाकर गुस्से से सोचने लगता है अगर मैं इसके रून्स को भी ले लेता हूँ तो। उसके बाद वो एक क्रीपी से स्माइल करता है और फिर वो कहता है सांगजिन क्या तुम सच में इसके लायक हो। फिर वो उसकी गर्दन को हाथों से पकड़ता है और उसे उठा लेता है। फिर सांगजिन कहता है तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद ताइसुंग उसकी गर्दन को दबाने लगता है